नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। अब देखिए ये वृद्धि क्या होता है। ये वृद्धि क्या होता है तो याद रखिएगा कि बालक में होने वाली मात्रात्मक परिवर्तन, बालक में होने वाली मात्रात्मक मात्रात्मक परिवर्तन। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए मात्रा मात्रा मतलब बालक कै किलो का हुआ, बालक कितना लंबा हुआ, कै फुट लंबा हुआ, है ना। या बालक जो है शारीरिक आकार कैसा है उसका, ये सारी चीजें आपकी वृद्धि में आ जाएगी। गुड इवनिंग दिव्यानी, गुड इवनिंग मनदीप, क्या बात है, आप लोग आ गए। ये समझ लो मेरा हौसला अब 2 गुना नहीं 4 गुना हो गया। चलिए, और मेरे हौसलों के शहजादे और शहजादियों, आप किस्मत के गुलाम नहीं हो, आप हौसलों के नवाब हो। और जब तक सीटेट को अच्छे से पास नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर हम ऐसे ही लगे रह गए तो 100% बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा, वृद्धि का मतलब मात्रात्मक परिवर्तन है वृद्धि में। और मैं बात करूं विकास में, तो विकास में क्या होता है, यहाँ पे बालक में गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन, दोस्तों याद रखना, यह जो गुणात्मक परिवर्तन है ना, परिवर्तन है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें गुणात्मक है और इसमें क्या है, मात्रात्मक है। आप इसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में छलांग लगा रहे हो और यहाँ पे छोटे छोटे चीजों से बढ़ रहे हो। आपकी मांसपेशियां बढ़ रही हैं, आपकी हड्डियां बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो। तो वृद्धि और विकास में पहला अंतर याद रखिएगा कि वृद्धि में मात्रात्मक होता है और विकास में गुणात्मक होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है कि बालक में होने वाला वह परिवर्तन जिसे हम देख सकते हैं। वाह, स्वागत है आपका राजीव सर, क्या बात है। आप सभी का वेलकम है और जुड़िए, इतने लोगों को जोड़िए ना राजीव जी कि हमारे जो स्ट्रेंथ है वो 50 के करीब पहुंच जाए सबके पास। आप 2 मिनट का समय निकालिए मेरे प्रिय साथियों, क्या करिए, लिंक शेयर कर दीजिए, सबके पास लिंक को क्या करिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी हमारे भाई से जुड़ जाए। देखिए अब देखिए, बालक में होने वाली मात्रात्मक परिवर्तन वृद्धि कहलाई, बालक में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन आपका क्या कहलाया, विकास कहलाया। और यहाँ पे याद रखिए, बालक में वह सभी परिवर्तन जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो याद रखिएगा कि बालक में होने वाला वह परिवर्तन जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। गुड इवनिंग प्रवीण, गुड इवनिंग पूनम, क्या बात है, आप लोग जुड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो वह परिवर्तन जिसे हम छू सकते हैं, याद रखिएगा, देख सकते हैं, देख और छू सकते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, वह सभी के सभी आपके वृद्धि कहलाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद गुणात्मक की बात करें तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, तो बालक छलांग लगा देता है। बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या लगाता है, दूसरी अवस्था में छलांग लगाता है। ठीक है ना। अवस्था में चला जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि बालक कब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में चला गया, आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए तो उसे हम विकास कहते हैं। और विकास और वृद्धि को जब जोड़ देंगे तो वो अभिवृद्धि बन जाएगा। और हमें पढ़ना क्या है मनोविज्ञान के अंतर्गत, बालक की अभिवृद्धि। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग वैष्णवी, क्या बात है, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे दोस्तों। और यह अकेले हम ही नहीं है, यहाँ पे हर कोई अपना क्या है, मार्गदर्शक है। हम तो बस रास्ता दिखाएंगे, मेहनत तो आपको करना है और कदमों में मंजिल आपको झुकानी है ना। चलिए
गुड इवनिंग धर्मात्मा जी, क्या बात है, आप सभी का स्वागत है मेरे प्रिय साथियों। आज हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है और याद रखिएगा 1 महीने के अंतर्गत 2 बड़ी परीक्षाएं हैं। एक तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और एक स्टेट लेवल की परीक्षा यानी यूपी टेट की। और आप सोचो ना, 1 महीने में आपको तैयारी नहीं कर पाओगे, इसलिए आज से अभी से हमें लग जाना है। दोस्तों हम कर्म के पुजारी हैं। हम किसके पुजारी हैं? कर्म के पुजारी हैं। हमारे लिए कर्म ही सब कुछ है। तो याद रखिएगा, हम कर्म करेंगे और क्या करेंगे, रिजल्ट अच्छा देंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए, विकास एवं वृद्धि की हमने बात कर ली। तो याद रखिए, हमने जब बात करी अवस्थाओं की ना, अब यहाँ पे अवस्था को पकड़ेंगे हम। किसको पकड़ेंगे? अवस्था को। तो पहला तो प्रश्न बनता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो याद रख लिया आप लोगों ने, मेन यही 2 अंतर याद रखना है। और याद रखिए, हमें इस तरीके से बढ़ना कि हमारा सिलेबस भी क्या हो, कंप्लीट हो जाए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी में। अब विकास को हम पकड़ लेते हैं। और याद रखिए, यहाँ पर अगर मनुष्य की बात करें और पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे सदैव वृद्धि करते रहते हैं। सदैव क्या वृद्धि करते रहते हैं? पेड़ पौधे क्या है, सदैव वृद्धि करते रहते हैं। और मैं बता दूं, यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, इसके जितने भी टॉपिक हैं लगभग सेम है। यानी कि आपका 80% हिस्सा क्या है, सेम है। तो ये मान के चलिए कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, आप किसको पढ़ रहे हो? तीनों को पढ़ रहे हो। तीनों के मेरे दोस्तों पढ़ रहे हो। आप घबराना नहीं कि क्या हम बस सी टेट पढ़े, तो ऐसा नहीं है, हम तीनों को पढ़ रहे हैं। इसलिए आपकी चीजें तैयार होंगी, बस आपको लगे रहना है मेरे साथ। और मुझे उम्मीद है कि ये जो शब्द मैंने लिखा हुआ है वो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट आपको बताता हूं कि यह वृद्धि और विकास जो है, यह जिन अवस्थाओं में होता है उन अवस्थाओं का नाम क्या क्या है। और नाम देखिए, स्टेनले हॉल ने अलग बांटा है और लोगों ने अलग बांटा है, जिसमें से हम जो मुख्य हम लोग देखते हैं, लगभग जो आपका होता है 5 प्रकार का, उससे पहले देखते हैं। देखिए, अगर हम विकास की अवस्थाओं की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? विकास की अवस्थाएं। यहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं, विकास की अवस्थाओं से प्रश्न अक्सर बनते हैं। और आपने देखा कि विकास में हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं विकास की जो अवस्थाएं हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या, गर्भावस्था। पहले मैं मुख्य बता लो, फिर इसको और डिस्क्राइब करूंगा। देखिए गर्भावस्था क्या होता है? जब बालक गर्भ में आता है, यानी गर्भाधान। जब गर्भाधान होता है तब से लेकर के जन्म तक यह गर्भावस्था है। और यह कितना होता है भैया? तो आप सभी को पता है, 9 माह 10 दिन। 9 माह 10 दिन यह गर्भावस्था होता है, जिसमें बच्चा माँ के गर्भ में आता है और प्रसूताकालीन जो है मतलब जब तक उसका डिलीवरी नहीं होता तब तक की हम बातें करते हैं, जो एक्चुअल टाइम है जो माना गया है वो है 9 माह 10 दिन। ठीक है ना दोस्तों। चलिए उसके बाद बालक थोड़ा बड़ा हुआ। देखिए दोस्तों, ये विकास कैसे हो रहा है? गर्भावस्था से सीधे किसमें आ रहा है? भाई बताइए, गर्भावस्था से क्या होगा? दूसरा आप बताएंगे हमें, दूसरा आप बताइए कि बिल्कुल बताएंगे, हम एग्जाम्पल भी बताएंगे, है ना। बिल्कुल हाइट वेट वो तो आपका वृद्धि वाले में हो गया। चलिए मुझे बताइए कि दूसरी अवस्था क्या होगी? गर्भावस्था के बाद दूसरी अवस्था क्या होगी? जल्दी से उत्तर दीजिए, यह आप लोगों का उत्तर है शैशवावस्था। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो देखिए उसके बाद शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था, है ना। शैशवावस्था आती है, याद रखिएगा। इसे हम लोग बोलते हैं इन्फेंसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फेंसी, याद रखिएगा। और गर्भावस्था को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रीनेटल। तो याद रखिए, यह अंग्रेजी शब्द भी हमें याद रखना है। और याद रखिए, जन्म से लेकर के जो शैशवावस्था होता है, वो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, मैं मेन वाला बता रहा हूं, रुके रहिएगा,
0 से लेकर के 5 वर्ष तक है। अब आप कहोगे कि नहीं तो 2 वर्ष तक क्या है, तो वो जीन प्याजे ने बांटा है, मैं बताऊंगा उनके बारे में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था के बाद क्या आता है दोस्तों, तो शैशवावस्था के बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आता है, ठीक है, बाल्यावस्था। फिर उसके बाद आता है किशोरावस्था, किशोरावस्था। फिर उसके बाद आता है आपका कौन सा, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था। फिर आता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। तो याद रखिएगा ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब इसका देखिए आपको बताऊंगा समय कि कब से कब तक होता है। तो बाल्यावस्था जो है दोस्तों उसके आगे जाएंगे 6 से 12 वर्ष, है ना, 6 से 12 वर्ष। अब आप जब इसको बांटेंगे उत्तर बाल्यावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे, ठीक है। बाल्यावस्था को हमने बांट दिया, लेकिन इसमें भी गर्ल के लिए अलग और बॉय के लिए अलग। जी फॉर गर्ल, बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल, बी फॉर बॉय। और जो गर्ल है दोस्तों इनके लिए 6 से 10 वर्ष, इनके लिए 6 से 10 वर्ष का होता है, और बच्चों के लिए मतलब बॉयज के लिए 6 से 12 वर्ष का होता है। और याद रखिए इसी बाल्यावस्था में लड़कियों का विकास बालकों की अपेक्षा से तेजी से होता है। मैं रास के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा, हरलॉक के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। याद रखिएगा अभी क्या है, मुझे अभी अवस्थाओं को याद कराना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर गर्ल के लिए 6 से 10 वर्ष और बॉय के लिए 6 से 12 वर्ष तक रखा गया है बाल्यावस्था को, ठीक है ना दोस्तों। चलिए किशोरावस्था की बात करें, किशोरावस्था टीन एज, टीन एज, बिल्कुल रवि क्या बात है। चलिए टीन एज की बात करूं तो 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिसमें टीन आ रहा है ना वो सब टीनेजर है, क्या है, किशोरावस्था वाले हमारे साथी है। तो याद रखिएगा इसी को तूफान की अवस्था कही जाती है। अगर इसमें संभले तो संभल गए, नहीं तो गए तो फिर चले गए। तो देखिए ये जो टीन एज है ना, इसमें क्या है कि यह 13 वर्ष से कह सकते हैं, कभी कभी 12 वर्ष भी बताता, लेकिन 12 तो यहाँ हो गया ना। तो 13 से 18 वर्ष तक क्या कहते हैं हम लोग इसको, टीन एज कहते हैं। टीन एज का मतलब किशोरावस्था, टीन एज का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था। उसके बाद प्रौढ़ावस्था आता है 19 वर्ष। याद रखिएगा यह 19 से लेकर के आप कह सकते हैं कि लगभग 60 वर्ष तक ये प्रौढ़ावस्था चलता है, और 60 वर्ष से लेकर के आप जब आगे बढ़ेंगे मतलब मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक यह आपका वृद्धावस्था चलता है। लेकिन इसी में हमें पता चला है कि कुछ जर्जरा अवस्था वाले होते हैं, जैसे वृद्धावस्था को 60 से 80, फिर जर्जरा अवस्था, जरा अवस्था, तो वो मैं बताऊंगा अभी क्योंकि वो अलग अलग राइटरों के हिसाब से हम पढ़ते हैं। लेकिन यह सर्वमान्य वाला है, यानी अगर राइटर का नाम नहीं दिया तो यही बताना पड़ेगा, राइटर का नाम नहीं दिया तो क्या बताना पड़ेगा, यही। अब थोड़ा सा आते हैं देखिए बाल्यावस्था पे। बाल्यावस्था को हमने 2 भागों में बांट दिया है ना, कौन सा, एक है प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक है उत्तर बाल्यावस्था। तो अब देखिए बाल्यावस्था तो 6 से 12 तक है ना दोस्त, लेकिन इसी को प्रारंभिक और उत्तर कर दिया है। तो याद रखिएगा प्रारंभिक की बात करेगा तो क्या बताएंगे, मुझे बता दीजिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए आप कितना डालेंगे आयु, बताइए जल्दी से। प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए कितना होना चाहिए, चलिए बताइए भाई। प्रारंभिक बाल्यावस्था, कोई मेरा मित्र प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है दोस्तों, शीघ्र बताइए, चलिए बता दीजिए, कोई बता दे। प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु मुझे बता दो भाई जल्दी से। 6 से 10, क्या बात है नीतीश, बिल्कुल। तो याद रखिए यह 6 से 10 वर्ष है, याद रखिएगा। और उत्तर बाल्यावस्था तो जाहिर सी बात है 10 से 12 वर्ष तक ये बताएगा, है ना। चलिए तो याद रखिएगा। अब देखिए स्टैनले हॉल ने कहा था, इसको क्या कहा था स्टैनले हॉल ने मेरे दोस्तों, इसी को किशोरावस्था को कहा तूफान वाली अवस्था। अरे आधी तूफान वाली होती है दोस्तों, इसमें कोई किसी की सुनता उनता नहीं है, जो प्यारा लग जाए वो हमारा होना चाहिए, यही तो किशोरावस्था है। विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं किशोरावस्था में,
बालक समझ नहीं पाता कि बोर्ड की परीक्षा दे कि अपनी क्या अपने अंदर की इन परिवर्तन को समझे, है ना। 12 से 18 वर्ष दोस्तों देखिए, ये 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था है ना, यहाँ पे कहीं कहीं 12 वर्ष रहेगा और कहीं कहीं 13 वर्ष, तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना, 12 और 13। और आपने कहा नीतू कि 6 से 9 वर्ष रहता है, यहाँ पे बिल्कुल सही। याद रखिए कंफ्यूजन वाले जो सिस्टम है ना, जो 6 से 9 या 6 से 10 वाले होते हैं, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर दोनों में से कोई भी दे दिया ना तो वो सही है, ठीक है। आप क्या करोगे, बैठा लीजिएगा इस दिमाग में। अब देखिए, अब हमारे मित्र ने कहा कि चलिए मुझे बताइए हरलाख वाला विकास की अवस्थाएं हरलाख के अनुसार, यह क्या है, यह यूनिवर्सल वाला है, सबके अनुसार वाला है। अब हम हरलाख के अकॉर्डिंग बताएंगे, जो उनका व्यक्तिगत होगा। इन्होंने इसी चीज को 8-9 भागों में बांट दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, हरलाख का ही देखते हैं। अक्की और चलिए नम्रता, आप सभी का स्वागत है मेरे प्रिय साथियों। 50 लोग होने चाहिए। नम्रता की सभी लोग क्या करो, लिंक शेयर कर दो दोस्तों, सबको जोड़ो, कोई छूटने न पाए, कोई छूटने न पाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आइए विकास की अवस्थाएं देखते हैं हम लोग किसके द्वारा, हरलाख के अनुसार। हरलाख यानी कि इन्होंने जो है विभिन्न तरीके के अलग नाम दे दिए हैं, किसके अनुसार हम लोग देखेंगे, हरलाख। हरलाख के अनुसार देखिए, हरलाख ने कहा मत करो लाख और फैला दो, और फैला दो। तो इसने कहा कि सबसे पहला जो पहला प्रकार है हरलाख, याद रखिए हर लाख, मत करो लाख और फैला दो, और फैला दो। तो अब जो 5 था उससे 9 हो जाएगा, 5 जो था उससे अब 9 होगा, क्या होगा, 9 होगा। देखिए कैसे, अब देखिए मैंने कहा पहला प्रसव, पूर्व प्रसूति काल या इसी को कहते हैं गर्भावस्था। पूर्व प्रसूति काल या इसी को कहते हैं क्या, गर्भावस्था, जो कि मैंने बता दिया हुआ है। इसी को पूर्व प्रसूति काल भी अगर कहे ना दोस्त, तो आप कभी घबराना नहीं कि ये क्या कह दिया, कुछ नहीं। पूर्व प्रसूति का मतलब डिलीवरी से जस्ट पहले, तो वो तो गर्भावस्था ही होना होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेके डिलीवरी तक। तो इन्होंने कहा कि चलो भैया हम भी सही से बता देते हैं कि 9 माह 10 दिन होगा। 9 माह 10 दिन बच्चा कहाँ रहेगा, माँ के पेट में रहेगा, माँ के ब्लड से अपना भोजन बनाएगा, माँ को जो आहार मिलेगा उससे उसकी आहार तय होगी। यही कारण है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में माताओं के लिए अलग से पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि माता स्वस्थ तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मेरे प्रिय साथियों, अब देखिए गर्भावस्था हो गया, उसके बाद इन्होंने कहा शैशवावस्था। अब देखिए इन्फेंटेंसी को इन्होंने बांट दिया, शैशवावस्था को इन्होंने कहा दिया कि भाई शैशवावस्था जो है यह कब से कब होगी। तो शैशवावस्था को मात्र उन्होंने कहा कि यह आफ्टर गर्भावस्था, मतलब जब जन्म लिया बच्चा तब से लेकर के, यह जो है जन्म से लेकर के 10 या 14 दिन तक रहेगी। यानी कि यह क्या होगा, 10 से लेकर के 14 दिन तक। इन्होंने कहा कि भैया जब जन्म लिया ना तो 10 दिन से 14 दिन तक अगर बढ़ जाता है वो, तो वो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। जबकि यह होना चाहिए था कम से कम 10 माह तक, 10 से 14 माह यानी 1.5 साल तक करीब करीब होना चाहिए था। और याद रखिए बचपना अवस्था, लेकिन उन्होंने कहा ना उसके बाद कर देंगे ना तो वो बचपना अवस्था हो जाएगा, बचपना अवस्था हो जाएगा। और यह कह रहे हैं कि 14 दिन से लेकर के बचपना अवस्था जो है, बिल्कुल फैंटेस्टिक, क्या बात है कुलदीप। चलिए ये देखिए 14 दिन से लेकर के इसको बांट दिया था क्या, 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक। अब देखिए पिछला वाला मिल गया ना, बचपना अवस्था को हमने शैशवावस्था में रख दिया था। अब देखिए इन्होंने कहा कि चलो भैया ये हरलाख है, लॉक नहीं कर रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं, लॉक नहीं कर रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपना अवस्था, उसके बाद आता है आपका, इन्होंने बांट दिया था बाल्यावस्था। देखिए बचपना अवस्था को इन्होंने कहा था बेबीहुड, इसको क्या कहा था, बेबीहुड, है ना। और इन्फेंट, इसको तो आप जानते हैं शैशवावस्था को किसका है, इनफेंसी है, इनफेंसी है, इनफेंसी, है ना, इनफेंसी, इसे याद रखिएगा। और तो और अब आते हैं हम चाइल्डहुड पे। चाइल्डहुड मतलब
चाइल्डहुड का मतलब होता है बाल्यावस्था। क्या होता है? बाल्यावस्था, है ना। इसे कहते हैं चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड का जो इन्होंने बांटा था दोस्तों, चाइल्डहुड को इन्होंने कहा था 2 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष से लेकर के 10 या 12 वर्ष तक, 10 या 12 वर्ष तक। आप सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। 2 वर्ष से लेकर के 10 या 12 वर्ष तक इन्होंने कहा था, और कहा था कि इसमें जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है और उत्तर बाल्यावस्था, इन्होंने कहा था कि इसमें 2 अवस्थाएं होती है। एक होती है प्रारंभिक प्रारंभिक और बाल्यावस्था, और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, है ना। बाल्यावस्था, यही तो कह रहे हैं ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था को भी इन्होंने बालक बालिका में बांट दिया था, उत्तर बाल्यावस्था को भी दोस्तों। तो देखिए, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है ना, इसमें इन्होंने कहा 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष या कभी कभी 5 वर्ष भी रहता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 से, थैंक यू कुलदीप, हम लोग ऐसे ही टॉपिक पे पढ़ेंगे, है ना कुसुम। क्या बात है, आज मेरे सभी साथी जोश में है। अरे दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना सीटेट के एग्जामिनर में है। बनाओ पेपर, कहाँ से बनाओगे? अरे हम छा जाएंगे, इस तरीके से पूरा अंधेरा हो जाएगा। याद रखना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना यूपी टेट और सी टेट के एग्जामिनर में है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए और उठा लीजिए मोबाइल, क्योंकि रण का आगाज हो चुका है। और याद रखिए, रण का आगाज हो चुका है, इतिहास रचने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसकी तैयारी जारी है। तो इस रण में हमें गांडीव लेकर अर्जुन की तरह कूद पड़ना है, और सीधे निशाना हमारे अचूक बाणों से लक्ष्य पे होना चाहिए, लक्ष्य भेदन निशाना हो, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 से 6 वर्ष। अब जब हम उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं ना, तो एक तरफ बालक को रखिए मेरे प्रिय साथियों, और एक तरफ बालिका को रखिए। किसको रखेंगे मेरे प्रिय साथियों? बालक और बालिका। बिल्कुल रवि, हमने कहा ना कि ये जो 5 और 6 वाला सिस्टम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखिए, बालक और बालिका की हम बात कर रहे हैं, बालक और बालिका की बात कर रहे हैं मेरे प्रिय साथियों, जिसमें से जो बालक है ना, यह 2 से 12 वर्ष, पहले भी बताया, यह बालक क्या है 2 से 12 वर्ष। मुझे लगता है दिखेगा नहीं, अब दिखेगा नहीं, फिर भी याद रखिए 2 से 12 वर्ष तक, और यह 2 से 10 वर्ष तक बालिका। क्योंकि बाल्यावस्था, जब उत्तर बाल्यावस्था होता, सोचिए ना, इस समय बालिका जो है किस क्लास में होगी? तो वह प्राइमरी मतलब 6 में जाने वाली होगी। और इस समय बालिकाओं की वृद्धि बहुत तेजी से होता है, बालिकाएं अपने शरीर में वृद्धि बहुत तेजी से कर लेती हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया है बच्चियों को। और कक्षा 8, 7, 6 का लाइन आप देखिए प्रार्थना के समय, तो बच्चियां यूं लंबी लंबी और बालक यूं छोटे छोटे दिखते हैं, है ना। तो यह विकास की अवधारणा है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें हमने देख लिया। नेक्स्ट आपका है चौथे नंबर पे इन्होंने कहा कि भैया अब हम क्या करेंगे, सॉरी चौथे नहीं, तीसरा, ये 2 लिख दिया मैंने, ये तीसरा, ये चौथा है। अब 5वें नंबर पे आते हैं, और 5वें नंबर पे इन्होंने कहा कि तरुणावस्था या प्राक किशोरावस्था, इसको इन्होंने कहा तरुणावस्था या फिर प्राक किशोरावस्था, यानी कि प्री टीनेज की बात कर रहा है। अब आप सोचोगे दोस्त, 2 से 12 वर्ष तो यहाँ हो ही गया है, तो प्राक किशोरावस्था क्या होगा? तो याद रखिएगा, प्राक किशोरावस्था जो है यह 12 से 14 वर्ष बालक के लिए और 11 से 13 वर्ष बालिका के लिए। इसमें क्या होगा? इसमें भी हम बालक कर देंगे, बालक और बालिका मेरे दोस्तों, बालक और बालिका। बालक क्या है? 13 से 14 वर्ष तक आता है, 14 वर्ष तक, और यह 12 से 14 वर्ष तक, और याद रखिएगा यह 11 से 13 वर्ष तक, बालिका 11 से 13 वर्ष तक। आपको समझना है दोस्तों, जो कंफ्यूजन हमारा क्रिएट होता है ना स्टैंडर्ड हाल वाले में, वो यही
बाल्यावस्था और तरुणावस्था में, सिर्फ बाल्यावस्था और तरुणावस्था को पकड़ लिया ना तो मुझे लगता है कि आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आप मेरे साथ दोहराइए अपने यहाँ ही कि इन्फेंट यानी कि यह जो गर्भावस्था है यह कितना है, 9 माह 10 दिन, गर्भावस्था 9 माह 10 दिन, ठीक है। उसके बाद शैशवावस्था स्टेनले हॉल ने कहा 10 से 14 दिन तक। उसके बाद बचपना अवस्था उन्होंने जोड़ दिया 14 से 2 वर्ष तक, बोला कि बच्चा 10 दिन के बाद ना बचपना अवस्था में चला जाता है, 14 दिन के बाद बचपना अवस्था में चला जाता है, तो 14 से 2 वर्ष। उसके बाद ना बाल्यावस्था इन्होंने कहा, हमने कहा ना कि हॉल ने क्या किया, पूरे हॉल की तरफ खोल दिया, हरलॉक ने क्या अनलॉक कर दिया। अब देखिए इन्होंने अनलॉक किया तो कहा कि 2 से 10 या 12 वर्ष तक चलता है यह। उसके बाद 2 से 5-6 वर्ष तक जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, 2 से 12 बालकों के लिए और 2 से 10 बालिकाओं के लिए। फिर तरुणावस्था, मेरे दोस्तों जब आप इंटर में जाते हो ना, इंटर से थोड़ा पहले हाई स्कूल में आ जाओ, हाई स्कूल में जाते हो ना तो वो आपका तरुणावस्था होता है, तरुणा किशोरावस्था है ना। उस समय समझ में नहीं आता करें क्या, पागलपना छाया रहता है, अरे पढ़ाई में लग जाते तो पढ़ डालते हो, अगर खेलने में लग जाते तो खेलते ही रह जाते, वही तो पागल अवस्था है, यह तरुणावस्था और प्राक किशोरावस्था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि इन्होंने और क्या बांटा है। अभी तो हमने क्या देखा, तरुणावस्था तक ना, अब हम लोग बढ़ेंगे किसके आगे, इसके आगे, यानी छठे नंबर पे है प्रारंभिक किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था। दोस्तों ये प्रारंभिक किशोरावस्था क्या है, तो याद रखिएगा प्रारंभिक किशोरावस्था में हम 13-14 से लेकर 17 वर्ष तक पहुंच जाते हैं, यानी कि 13 से जो 14 वर्ष लिए थे ना उससे लेकर के 17 वर्ष तक क्या होता है, यह प्रारंभिक किशोरावस्था होता है। और उसके बाद ये 7वां इन्होंने बांट दिया है, 7वां बांटा इन्होंने परवर्ती किशोरावस्था या उत्तरवर्ती किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर किशोरावस्था। तो याद रखिएगा जो उत्तर किशोरावस्था होता है ना ये 17 से लेकर के 19 वर्ष तक होता है। अब आपकी किशोरावस्था खत्म। अब देखिए किशोरावस्था को भी इसने 3 भागों में बांटा, एक तरुणावस्था यानी जो ही इंटर किए, आप ये इंटर कर रहे हैं ना 12 से 14 वर्ष, और बालिकाएं 11 से 13 वर्ष, यह क्या कर रहा है, किशोरावस्था के अंतर्गत इंटर किए, यानी किशोर बनने की शुरुआत हुई। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अब उसके बाद प्रारंभिक किशोरावस्था 17 वर्ष तक, यानी कक्षा 11 तक पहुंच गए आप, और उसके बाद आप चले गए कहाँ, हाई स्कूल, इंटर करके बीए फर्स्ट ईयर में चले गए। तो बीए फर्स्ट ईयर, अरे भैया हरलॉक ने किया आपको अनलॉक और पहुंचा दिया बीए फर्स्ट ईयर में उत्तर किशोरावस्था के दौरान, और इंटर में पहुंचा दिया कब, प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान, और तरुणावस्था में आपको पहुंचा दिया कहाँ पे, 8-9 में पहुंच गए आप, है ना। तो याद रखना ऐसे हरलॉक ने अनलॉक किया आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, और याद रखिएगा जो नेक्स्ट है उसमें है प्रारंभिक वयस्कावस्था। प्रारंभिक वयस्कावस्था, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ये वयस्कावस्था मतलब एडल्ट हो रहे हैं आप, क्या हो रहे हैं, एडल्ट हो रहे हैं। प्रारंभिक वयस्कावस्था जो है इन्होंने कहा 21 वर्ष से 40 वर्ष तक, और मुझे लगता है मेरे जितने भी भाई मेरे साथ जुड़े हैं ना वो इसी में है, प्रारंभिक वयस्कावस्था के अंतर्गत सभी लोग चल रहे हैं। अरे आप वयस्क पूरी तरह नहीं हुए हो कि आप अपने गलत सही का अंदाजा लगा लो, अरे अभी आप क्या हो, कदम रखे उस दहलीज पर क्या रखे हो, कदम रखे हो जहां से आपका सामाजिक जीवन स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है आपका मध्यावस्था, सॉरी यह लास्ट नहीं है, यह है मध्यावस्था। और ये मध्यावस्था जो है ना ये 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक होती है दोस्तों। ये हरलाक बता रहे हैं, ये कौन बता रहे हैं, हरलाक बता रहे हैं। उसके बाद लास्ट है बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था, क्या है, वृद्धावस्था।
तो याद रखिएगा यह वृद्धावस्था आपको मिलेगी कब से कब तक, तो याद रखिए तो यह मिलेगी 60 से ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर। और याद रखिएगा इसी को बोलते हैं साठियावस्था, साठियावस्था। अरे हम कहते हैं अरे बुढ़ऊ सठिया गए हो क्या, सठिया गए हो क्या, यही है सठियावस्था, 60 वर्ष के ऊपर, यानी वृद्धावस्था को ही सठियावस्था भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो ये हो गया आपका हरलाख का विभाजन। ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग आते हैं विकास के सिद्धांत पे। एक प्रश्न वहां से भी आता है विकास के सिद्धांत पे, इसको क्या करिए आप लिख लीजिए, यानी कि प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, और फिर तो यहाँ पे किशोरावस्था को 2 भागों में बांट दिया, फिर उसके बाद प्रारंभिक वयस्कावस्था, मध्यावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इसके सिद्धांत क्या क्या है, इसके सिद्धांत क्या क्या है। और याद रखिए यह ऐसी चीजें हैं, थोड़ा सा आपको क्या लग सकता है, आपको लग सकता है कि यह क्या बता रहे हैं सर, लेकिन जब प्रश्न आता है दोस्तों ना तो हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो जो पढ़ा वो तो अलग से दे दिया, अब इनका नाम दे के पूछ दिया तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा हमारा साइकोलॉजी बहुत ईजी है, अगर हम चाहें तो उसे क्या कर सकते हैं, इतना तेजी से कंठस्थ कर सकते हैं कि कोई उसको रोक नहीं सकता 29 नंबर लाने में। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं किसको, वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत, वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत। देखिए मैं याद करवाता हूं सिद्धांत कैसे याद करना है, मैं सिद्धांतों को लिखूंगा और तुरंत आपको याद करवाऊंगा। देखिए कैसे, पहला सिद्धांत है मेरे प्रिय साथियों, पहला सिद्धांत है, और याद रखिएगा बालक शुरू में क्या करता है, निरंतर बढ़ता रहता है। क्या करता है, शुरू में वो जन्म लेता है और निरंतर बढ़ना शुरू कर देता है मेरे दोस्तों, है ना। चलिए अमिता बहुत बढ़िया, चलिए राजू आप भी आगे, गुड इवनिंग आपको। अब देखिए यहाँ पे जो पहला हमने लिखा, क्या लिखा, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो मेरे दोस्तों हमारे यहाँ जो भी छात्र पैदा होते हैं, जो भी बालक पैदा होते हैं वो निरंतर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वृद्धि तथा विकास निरंतर होता रहता है। अनुपम थैंक यू। देखिए वृद्धि तथा विकास निरंतर होता रहता है, कब तक, जब तक आप एडल्ट ना होते। तो शुरू में तो हो रहा है ना, तो यानी कि आपका वृद्धि और विकास जब कंटिन्यू हो रहा है मेरे दोस्तों, गुड इवनिंग पंकज, आप देखिए जब यह निरंतर हो रहा है तो निरंतरता का सिद्धांत, और जब निरंतर वृद्धि और विकास होगा तो जाहिर सी बात है व्यक्तिगत विभिन्नता भी होगी। तो ये हो जाएगा क्या, व्यक्तिगतता का सिद्धांत इसको बोलते हैं, इसको व्यक्तिगतता का सिद्धांत बोलते हैं, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। मुझे बताइए क्या इस पूरे विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, संदीप चलिए बहुत बढ़िया, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एक जैसे हो, कुछ न कुछ उसमें अंतर होगा। तो भाई हम निरंतर बढ़ते गए तो हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता आती गई, यानी व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तीसरे नंबर पे जो सिद्धांत है दोस्तों उसका नाम है परिमार्जितता का सिद्धांत, परिमार्जितता का सिद्धांत। अब मैं इसे भी बताता हूं कि ये क्या है। दोस्तों मैंने कहा कि निरंतर बालक वृद्धि और विकास करता है, फिर मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति एवं अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में विकास करता है, अपनी गति अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में विकास करता है। तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत हुआ, व्यक्तिगतता का सिद्धांत हुआ। फिर उसके बाद जब वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न गति से करेंगे तो उनका अलग अलग परिमार्जित होने का यानी व्यवहार क्या होगा, हमेशा बदलता रहेगा आगे की तरफ। तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमार्जितता का सिद्धांत। यानी कि
जब हम व्यवहार को सही वृद्धि और विकास से वांछित गति देते हैं, सही दिशा देते हैं, तो उसे परमार्जितता कहते हैं। और परमार्जित तभी होंगे जब आप निरंतर बढ़ेंगे, और निरंतर बढ़ेंगे तो अपने अपने तरीके से बढ़ेंगे, और अपने तरीके से बढ़ेंगे तो आपका व्यवहार भी क्या होगा, परिमार्जित होगा। 3 याद हुआ ना, निरंतर बढ़े, अपने तरीके से बढ़े तो परिमार्जित हुआ व्यवहार, व्यवहार कैसा हुआ, परिमार्जित हुआ। तीनों याद होने चाहिए, तीनों क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है जो है निश्चित तथा पूर्व कथनी प्रतिक्रम का सिद्धांत। निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत। अब आप सोचेंगे कि अरे अभी तो हमारा व्यवहार परिमार्जित हुआ, तो निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिमान का सिद्धांत क्या है? तो ये मुझे बताइए दोस्तों, हर मनुष्य, हर जीव, इस पृथ्वी पर रहने वाला जीव अपने जैसा समान जीव ही उत्पन्न करता है। तो मैं अगर ये कहूं कि एक मनुष्य को मानव जाति का ही शिशु पैदा होगा, तो क्या ये पूर्व कथनीय नहीं है? क्या मैं कहूं कि उसकी 2 आंखें होंगी, नाक होंगे, मुंह होंगे, हाथ पैर होंगे, तो ये पूर्व कथनी नहीं है? तो याद रखिएगा, निश्चित कथन होता है कि प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य हो, अपनी जैसी जाति को जन्म देता है। यही तो है मेरे दोस्तों निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत। पहले से क्लियर है। हम कह रहे हैं कि अगर एक शेरनी है तो वह एक शेर या शेरनी को ही जन्म देगी, यह आप पहले भी कह सकते हैं, है ना। अगर एक गाय है तो या बछड़े या बछिया को जन्म देगी, आप पहले कह सकते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु, सभी अपने जैसे जीव को जन्म देंगे। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय साथियों। उसके बाद है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसमें तो हमने निश्चित प्रतिक्रम में हमने बोल दिया था कि भाई जो जैसा वैसा होगा, जो जैसा है उसमें वैसी ही गुण पाई जाएगी, चाहे वो अनुवांशिक हो चाहे वो क्या हो, शारीरिक रूप से हो। तो याद रखिएगा, एक निश्चित प्रतिक्रम होता है जो उनके लिए एक सामान्य होता है। हर जाति के जीव जंतुओं के लिए एक निश्चित प्रतिक्रम होता है कि वो कैसे बढ़ेगा। जैसे एक शेर है तो वो शेर की भांति ही रहेगा, शेर की भांति शिकार करेगा, उसके पैर शेर की भांति होंगे, नाखून शेर की भांति होंगे, तो यह प्रतिक्रम निश्चित हो जाएगा। समान प्रतिमान का मतलब अपने समान जीव उत्पन्न करने से है, अपने समान जीव उत्पन्न करेंगे तो वो समान प्रतिमान कहलाएगा। समान प्रतिमान यानी कि हमारी प्रतिमा, भाई मैं हूं, अगर मेरा बच्चा है तो मेरी प्रतिमा का होगा, मेरे समान प्रतिमा का होगा, आपके समान प्रतिमा का होगा आपका बच्चा। तो याद रखिए, यह पे समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है। उसके बाद है आपका समन्वय का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? समन्वय का सिद्धांत दोस्तों, समन्वय का सिद्धांत है। और याद रखिए, कल मैं प्रश्नों को पूछूंगा और आप सभी इनबॉक्स में उत्तर देंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। अभी मैं इसको रटवा देता हूं, याद करा देता हूं दोस्तों, कैसे देखना। समन्वय का सिद्धांत क्या है? तो याद रखिएगा, पहले जो बालक होता है ना, अपने एक अंग को हिलाना शुरू करता है। जैसे बालक जब पैदा हुआ तो अभी उसका सर क्या करता है, लगता है जैसे कि उसमें जान ही नहीं है, वो करवट भी नहीं ले पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो समन्वय शुरू किया, पहले हाथ पैर हिलाया, फिर उसके बाद सर को हिलाना शुरू किया, फिर पूरी बॉडी हिलानी शुरू की, फिर करवट लेना शुरू किया, यानी अपने अंगों के साथ समन्वय स्थापित करना शुरू कर दिया। अरे भैया याद रखिए, हमारा जो वृद्धि विकास होता है वो निश्चित तथा पूर्वकथनीय होता है। और जब हम समान जाति को जन्म देते हैं तो वो पहले समन्वय का सिद्धांत सीखता है, अपने अंगों को अपने जो है शरीर के साथ क्या करता है, समन्वय करता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका जो है वो है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम तथा वातावरण से अंतःक्रिया का सिद्धांत मेरे दोस्तों,
याद रखना। अरे बालक पैदा हुआ 5वें नंबर पे, तो भाई 6वें नंबर पे उसने अंगों के साथ समन्वय किया, और 7वें नंबर पे थोड़ा और बड़ा हुआ तो वो वंशानुक्रम तथा वातावरण के साथ भी क्या किया, अंतःक्रिया करना शुरू कर देता है। और दोस्तों लास्ट है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, हमने 8 सिद्धांत लिखवाए ना दोस्त। और चक्राकार प्रगति क्या होता है, चक्री खा करके जन्म लेना नहीं, यहाँ पे चक्राकार से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र को विराम देकर फिर उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना। चक्राकार में क्या होता है, किसी क्षेत्र को विराम दे करके फिर उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना। मेरे यहाँ भी कई मित्र होंगे जो पढ़ाई से दूर दूर निकल गए थे, अरे चांद पे चले गए थे, लेकिन फिर आए, उनको लगा कि डीएलएड कर लेंगे, बीएड कर लेंगे तो टीचर बन जाएंगे, फिर से पढ़ना शुरू किया। तो वही तो चक्राकार प्रगति है। जिस रास्ते को आपने छोड़ दिया, चक्री खा के फिर वहीं आ गए, चक्री खा के क्या किए, फिर वहीं आ गए मेरे साथियों। तो याद रखिएगा यह है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। अब देखिए ये 8 याद कैसे होंगे आपको लग रहा है कि बड़ा कंफ्यूजन है, नहीं, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, बस गौर करिएगा, गौर देखिए कैसे। पहले नंबर पे हमने कहा कि हर जीव निरंतर वृद्धि और विकास करता है। जब कोई भी व्यक्ति निरंतर वृद्धि और विकास करेगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होगी ना। तो पहले अंगुली पर गिनिए, देखिए निरंतर विकास किया तो उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता आई, और व्यक्तिगत विभिन्नता आप इसी से पता कर सकते हैं क्योंकि उनका व्यवहार अलग अलग तरीके से परिमार्जित था। यानी तीसरे नंबर पे परामार्जितता का सिद्धांत, व्यवहार को सही दिशा में ले जाना परामार्जितता का सिद्धांत कराता है। तीनों याद, निरंतर वृद्धि करेंगे तो विभिन्नता होगी, और विभिन्नता होगी तो परामार्जितता के आधार पर होगी। अब देखिए परामर्शिता यानी व्यवहार निश्चित रूप से क्या है आपका अच्छा हुआ, तो निश्चित था पूर्व कथनीय प्रतिक्रम का सिद्धांत, यानी हम पहले से ही क्या करते हैं, निर्धारित कर देते हैं कि फला ही होगा या इस तरीके से होगा। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, निश्चित तथा पूर्व कथनीय जो सिद्धांत है, इसमें याद रखिएगा कि प्रत्येक प्रजाति चाहे वो पशु हो या मानव के विकास का एक निश्चित प्रतिक्रम होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों में समान होता है। ऐसा थोड़े होता है कि अगर हम मनुष्य हैं तो एक मनुष्य सीधे 4 साल से 8वें साल में चला गया, ऐसा तो नहीं ना है। हर व्यक्ति 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, साथ ही साथ शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तब ना आगे बढ़ता है। तो वह हर व्यक्ति के सामान्य होता है। तो वही निश्चित तथा पूर्व कथनी कि हर व्यक्ति पैदा होगा तो शैशवावस्था होगा, उसका आगे बढ़ेगा तो बाल्यावस्था में जाएगा, उसके आगे बढ़ेगा तो किशोरावस्था में जाएगा। ऐसा नहीं है कि शैशवावस्था से सीधे किशोरावस्था में चले गए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो याद रखिए परिमार्जित हुए आप, आपका व्यवहार परिमार्जित हुआ तीसरे नंबर पे। चौथा कह दिया कि चलो भैया आपको क्रम से बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, यानी कि निश्चित प्रतिक्रम के हिसाब से बढ़ना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे कब, जब अपने जैसा जीव उत्पन्न करेंगे तब, यानी समान प्रतिमान लाएंगे तब, है ना रवि और रेखा, ध्यान रखिए समान प्रतिमान लाएंगे तब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए हरिओम, क्या बात है। पड़ोसी के बेटा हमें कैसे पढ़ेगा, पड़ोसी का बेटा हमें कैसे पढ़ेगा। अरे भाई हम पड़ोसी के बेटे की भी बात करें तो आप देखिए ना, क्या वह निरंतर वृद्धि विकास नहीं करेगा, करेगा। क्या वह व्यक्तिगत रूप से भिन्न नहीं होगा, होगा। परिमार्जितता का सिद्धांत नहीं होगा उसके अंदर, बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके व्यवहार में तो कुछ अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद क्या आप नहीं बता देंगे कि वह बाल्यावस्था में जरूर रहा होगा, किशोरावस्था में जरूर गया होगा, तब में प्रौढ़ावस्था में जाएगा, ये थोड़ा ढक के चला जाएगा। फिर समान प्रतिमान अपने जैसे जीव को उत्पन्न करेगा। तब छठे नंबर पे वह जीव जिसको आपने उत्पन्न किया, वह जीव समन्वय की सिद्धांत पे काम करेगा। ये नहीं कि पैदा होते ही खटाक से सर हिलाने लगे, अरे भैया मोबाइल चाहिए, दूध चाहिए ना, ऐसे तो बोलेगा नहीं पैदा होते ही, है ना। तो याद रखिएगा पहले वो समन्वय स्थापित करेगा। आपसे प्रश्न पूछता है कि समन्वय के दौरान जो है वो अपने अंगों को क्या करता है, शीर्षाभिमुख तरीके से क्या करता है, सिर से पैर की तरफ
विकसित करता है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर जब समन्वय स्थापित कर लेगा तभी ना वातावरण में जाएगा मेरे प्रिय साथियों, सभी ना वातावरण में जाएगा, है ना। तो तभी वातावरण में मेरे प्रिय साथियों जाएगा, तब जाके वो चकरी खा के आएगा, तब है ना चकरी खाएगा और फिर से कहेगा कि पढ़ाई छोड़ के हमने गलती की, फिर पढ़ूंगा, यानी वही काम जो उसने छोड़ दिया था फिर से करेगा, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से हमने देखा वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, जो है विकास की विभिन्न अवस्थाओं को देखा और विकास के सिद्धांत की बात कर ली, है ना। तो आज जो साइकोलॉजी है वह यही मैं रोकूंगा।